सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले की प्रस्तावित योजनाओं को मंजूरी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमला योजनाओं को मंजूरी दे दी है, लेकिन वह ईरान के पीछे हटने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता कि मैं ये करूंगा या नहीं। हो सकता है करूं, हो सकता है न करूं। किसी को नहीं पता मैं क्या करूंगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की योजनाओं को मंजूरी दे दी है। जेट, टैंकर और बमवर्षक पहले ही अपनी पोजीशन में जा रहे हैं और अब सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप की अंतिम मंजूरी बाकी है। यदि हमले को मंजूरी मिलती है तो B-2 बमवर्षक ईरान के भीतर प्रवेश कर फोर्डो सुविधा को ध्वस्त कर देंगे, जो लगभग 300 फीट भूमिगत स्थित है। यहाँ और अधिक जानकारी है कि इस सुविधा को नष्ट करना आखिर इतना जरूरी क्यों है। फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि अगर इजरायलियों द्वारा फोर्डो को नष्ट या उसकी क्षमता काफी कम नहीं की जाती है तो ईरान के पास अभी भी परमाणु हथियार बनाने की क्षमता रहेगी। तो असली मुद्दा यही है। और दर्शकों को समझाने के लिए ईरान ने 12 अलग अलग जगहों पर यह बहुत बड़ा जटिल परमाणु तंत्र बनाया है, जिसमें अतिरिक्त सुरक्षा और मजबूती है। तो कोई एक जगह अकेले इस कार्यक्रम को खत्म नहीं कर सकती। और यह पूरा कार्यक्रम शुरू से ही इस तरह से बनाया गया है कि अगर इस पर हमला हो तो भी यह बचा रह सके। जो इजरायली अभी कर रहे हैं, उन्होंने कार्यक्रम में ऐसी क्षमता डाली है कि वह हमले को झेल सके, उस हमले से बच सके, फिर से उभर सके और फिर से निर्माण कर सके। और यही वजह है कि आयतुल्ला मार्था ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत में उनकी वार्ता टीम कभी भी मेज पर आकर यह नहीं कहती थी कि हम स्वेच्छा से इसे खत्म कर देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि तब वह सत्यापन के साथ कार्यक्रम को छोड़ देता है। वह मानते थे कि वह इजरायली हमले के बाद भी फिर से उभरकर पुनर्निर्माण कर सकते हैं। उनके पास एक ऐसी साइट है जिसे वे जानते हैं कि इजरायली शायद नष्ट नहीं कर पाएंगे। उन्हें उम्मीद है कि यह बची रहेगी। हम ऐसी स्थिति में हैं जिसे अमेरिका इसलिए आगे बढ़ा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। यह हमारे सहयोगियों को एक मजबूत संदेश देता है कि यह क्षेत्र में हमारा सबसे करीबी सहयोगी है, हम उनकी मदद करेंगे। यह हमारे विरोधियों को समान संदेश देता है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे आप लोगों की मदद चाहिए YouTube एल्गोरिदम को नष्ट करने में। अगर आप वीडियो को नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाकर मदद कर सकते हैं तो यह हमारे लिए वाकई बहुत मायने रखता है। अब आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा। हमारी खबर आई कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की योजना को मंजूरी दे दी है। केवल एक चीज जो हम रोक कर रखे हुए हैं वह है उनकी अंतिम स्वीकृति। तो चीजें पहले से ही अपनी जगह पर आ रही हैं, लेकिन हम अभी भी राष्ट्रपति ट्रंप के आगे बढ़ने के संकेत का इंतजार कर रहे। यह हैरानी की बात है कि यह खबर बाहर आई और इसी वजह से मेरे पास कुछ शक है कि यह कितनी सच्ची है। शायद यह सिर्फ एक दिखावा करने वाली चाल है। हम चाहते हैं कि ईरान वार्ता के लिए लौटे, इसलिए यह खबर आई। अब हम उस पर अभी बात करेंगे, लेकिन बहुत से लोग जिस रफ्तार से सारी जानकारी सामने आई उसे गलत समझ रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सबसे पहले खबर नहीं दी थी। ये किसी व्हाइट हाउस अधिकारी ने नहीं कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस योजना को मंजूरी दी है। यह खबर सर्वप्रथम यूके के फाइनेंशियल टाइम्स ने दी थी। फाइनेंशियल टाइम्स एक उत्कृष्ट यूके आधारित प्रकाशन है, जैसा कि आप में से कई जानते होंगे। ईस्टर्न समयानुसार शाम 4 बजे हमें यह खबर पहली बार मिली थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर ने कैबिनेट को ईरान पर संभावित यूनाइटेड स्टेट्स हमले के लिए सतर्क किया, 24 घंटे पहले यह जोर देने के बाद कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस संघर्ष में शामिल होने का संकेत नहीं दिया था। ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा कि स्थिति गंभीर और अस्थिर है। प्रधानमंत्री की टीम ने चर्चा की कि क्या राष्ट्रपति डिएगो गार्सिया में अमेरिका ब्रिटेन के एयरबेस से ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला कर सकते हैं। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित है। लगभग 60 दिन पूर्व हमने इस बेस का उपयोग ईरान पर दबाव डालने हेतु किया था। हमने वहां 6 या 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स तैनात किए थे। ये वही बॉम्बर्स हैं जो ईरान की परमाणु सुविधाओं पर गहरा हमला कर सकते हैं। उन्हें ईरानी नेतृत्व पर दबाव बनाने हेतु महज 60 दिन पूर्व वहां तैनात किया गया था। इसका उद्देश्य मुख्यतः उनको वार्ता के लिए तैयार करना था। राष्ट्रपति ट्रंप ने वार्ता में आए नेताओं को परमाणु समझौते के लिए 60 दिन का समय दिया। परमाणु समझौते के लिए सहमति नहीं बन पाई। वे केवल समय बर्बाद कर रहे थे। वे सबका समय बर्बाद कर रहे थे। तो ठीक 61वें दिन ऐसा लगता है कि इजराइल ने अपना ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। इसीलिए कई लोगों का अनुमान था कि अमेरिका को पहले से इसकी जानकारी थी। राष्ट्रपति ट्रंप को इसकी पूरी जानकारी थी। वह ईरान को
इस मुद्दे को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने का मौका दे रहे थे। दूसरी ओर इजराइल का दावा था कि ईरान उन 60 दिनों का इस्तेमाल अपने परमाणु एवं यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रमों को तेज करने के लिए कर रहा था। इसके बाद अमेरिकी प्रकाशनों, विशेषकर वॉल स्ट्रीट जर्नल से हमें इस खबर की जानकारी मिली। कई अन्य प्रकाशनों ने खुलासा किया कि ट्रंप ने ईरान पर हमले की योजनाएं चुनी हैं। हालांकि अंतिम आदेश अभी लंबित है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने ईरान पर हमले की अमेरिकी सैन्य योजनाओं को मंजूरी दी, लेकिन अंतिम आदेश टाल दिया। यह कुछ ऐसा है जो हमने पहले भी कई बार किया है। राष्ट्रपति ओबामा ने भी ऐसा ही किया। जब उन्हें ओसामा के ठिकाने का अंदेशा था, उन्होंने सेना को सभी तैयारियां करने को कहा और फिर आदेश का इंतजार किया। तो नेवी सील्स ने ट्रेनिंग शुरू कर दी। हमने संसाधनों को इधर उधर करना शुरू कर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। सब कुछ अपनी जगह पर सेट हो रहा था। स्थिति की तुलना करने पर आप देख सकते हैं कि चीजें ठीक हो रही हैं। हम जल्द ही और जानकारी देंगे, लेकिन अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 30 हवाई टैंकर भेजे हैं। मेरे विचार से वे सऊदी चले गए थे। हमारे पास कई F-35 भी हैं जिन्हें हमने यूके के ऊपर देखा था। वे अमेरिका से यूके, फिर इटली और मध्य पूर्व गए। हमारे पास विशाल B-52 बॉम्बर भी हैं। ये टैंकर लगभग 70,000 पाउंड विस्फोटक ले जा सकते हैं, जिन्हें डिएगो गार्सिया भेजा गया है। B-2 अभी भी गायब हैं। B-2 दुनिया के इकलौते स्टेल्थ बॉम्बर हैं जो ईरान की परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने के लिए गहराई तक घुस सकते हैं। जब तक हमें कोई हलचल नहीं दिखती, ये सब शायद सिर्फ एक दिखावा है। लेकिन एक और बात जिस पर ध्यान देना चाहिए वो ये है कि B-2s में ये क्षमता है कि वे पूरी दुनिया में उड़ सकते हैं, ईरान जा सकते हैं, बंकर बस्टर गिरा सकते हैं और वापस लौट सकते हैं। उनकी क्षमता है। उन्हें ईरान के पास दोबारा तैनात करने की आवश्यकता नहीं। निश्चित रूप से डिएगो गार्सिया में तैनाती उपयोगी होगी। वे बिना रिफ्यूलिंग के यात्रा कर सकते थे, पर ऐसा करना जरूरी नहीं था। ट्रंप ने अपने वरिष्ठ सहायकों और अधिकारियों से पूछा कि क्या ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बंकर बस्टर बमबारी की योजना कारगर होगी। पेंटागन अधिकारियों ने उन्हें इस प्लान की सफलता का भरोसा दिलाया था, फिर भी वह उनसे सवाल पूछ रहे थे। हमारे पास जो सबसे बड़े बंकर बस्टर हैं, जिन्हें B-2 विमान ले जा सकते हैं, वे आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लगभग 200 फीट गहराई तक जा सकते हैं। वे 200 फीट जमीन के नीचे तक घुस सकते हैं। अगर मेरी गणना सही है तो वह लगभग 60 मीटर होता है। मेरा ख्याल है, मैं पूरी तरह निश्चित नहीं हूं, लेकिन लगभग 60-70 मीटर। लेकिन सार्वजनिक डेटा के अनुसार ईरानी परमाणु सुविधाएं लगभग 100 मीटर यानी 300 फीट से अधिक गहराई में स्थित हैं। B-2 के साथ भी कई लोगों को लगता है कि हम जोखिम ले रहे हैं, लेकिन अगर असफल हुए तो क्या होगा? अगर हम ईरानी सुविधाओं को नष्ट करने लायक गहराई तक नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा? हमें ये पता नहीं है कि ये सुविधाएं कितनी गहरी हैं और हमारे न्यूक्लियर बंकर बूस्टर कितनी गहराई तक मार कर सकते हैं। अब जाहिर है, जो आधिकारिक आंकड़ा हमें पता है, जो मुझे पता है, एक आम आदमी के तौर पर जो YouTube पर है, वो शायद कम हो सकता है। असल में जितनी गहराई तक हमारे बंकर बूस्टर जा सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप शायद पेंटागन सहयोगी से इसी बात की पुष्टि कर रहे थे कि अगर हम शामिल होते हैं तो हमें अपने बंकर बूस्टर की ताकत का पता चल जाएगा। यह स्पष्ट है कि विश्व में यह एकमात्र है। किसी अन्य देश के पास ऐसे बंकर बूस्टर नहीं हैं जो मेरी समझ से 30 फीट से भी आगे जा सके। अमेरिका अपनी लीग में है, लेकिन ईरान ने तैयारी कर रखी है। उन्होंने अपनी परमाणु सुविधाओं को जमीन के नीचे दफना दिया है। विभिन्न अमेरिकी प्रकाशनों ने इस महत्वपूर्ण विकास की रिपोर्ट दी थी। पहला, जैसा कि हमने बताया, राष्ट्रपति ट्रंप ने सैन्य हमलों को मंजूरी दे दी है। अगर हम वास्तव में ईरान पर हमला करने जा रहे होते तो हम ऐसा सार्वजनिक रूप से नहीं कहते। मुझे लगता है कि असल में यह ईरान को एक और मौका देने के लिए है कि वह फिर से बातचीत की मेज पर आए और शायद सच में दुनिया को दिखाए, सच में इस बात पर सहमत हो कि न तो यूरेनियम संवर्धन होगा और न ही कोई परमाणु हथियार होंगे। ईरान सार्वजनिक रूप से कहता है कि उनके पास परमाणु हथियार बनाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन बातचीत में सबसे बड़ा विवाद, सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर सभी लड़ रहे थे, या सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर अमेरिका और ईरान लड़ रहे थे, वह यह था कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल कह रहा था कि हमें अपने देश में यूरेनियम संवर्धन जारी रखने की जरूरत है, क्योंकि हम परमाणु ऊर्जा के इर्द गिर्द नागरिक ऊर्जा अवसंरचना बनाना चाहते हैं। यही ईरान चाहता था और वे यूरेनियम का संवर्धन जारी रखना चाहते थे। अमेरिका का कहना था कि ईरान नागरिक उद्देश्यों के लिए परमाणु कार्यक्रम रख सकता है, लेकिन यूरेनियम का संवर्धन करने के बजाय वह यूरेनियम अन्य देशों जैसे चीन से क्यों नहीं खरीद लेता,
जो पहले से ही इस विवाद में शामिल है। ऐसा प्रतीत होता है कि चीन गुप्त रूप से ईरान को हथियार प्रदान कर रहा है। 3 मालवाहक विमान संदिग्ध रूप से ईरान में उतरे और उन्होंने अपना सिग्नल बंद कर दिया और लैंड कर गए। चीन क्या भेज रहा था, उन्हें इसे क्यों छुपाने की जरूरत महसूस हुई, यह किसी को पता नहीं। लेकिन अगर आप चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अनुसरण करते हैं तो संभवतः यह अच्छी खबर नहीं है। रणनीति सीधी है, यह ताकत का प्रदर्शन है। ट्रंप ईरान को बता रहे हैं कि हमारे पास अंदर जाने की क्षमता है, हम अंदर जाने के बहुत करीब हैं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो शांति के लिए बातचीत करने आइए। इन प्रकाशन संबंधी बातों के साथ मैं अंत में ब्रिटेन के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर अमेरिका ऑपरेशन राइजिंग लायन में इजराइल के साथ शामिल होता है तो यूके भी युद्ध में भाग लेने पर विचार कर सकता है। कुछ लोग, खासकर यूक्रेन के समर्थक, एक छोटी सी खबर से खुश नहीं हैं। विस्तृत चर्चा बाद में। मेरी राय में कई यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद की बात तो करते हैं, पर उन्होंने अपनी पूरी क्षमता के अनुसार प्रयास नहीं किए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं इसे बड़ा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल उन्होंने एक बहुत लंबी राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक की थी। बैठक के बाद कई लोगों को उम्मीद थी कि अमेरिका आगे बढ़ेगा, इसलिए वो 2-3 घंटे तक बैठक में रहे। बैठक के बाद हमें लगातार खबरें मिलती रहीं कि वो कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। यह उनकी पहली बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। उन्होंने हर सवाल का जवाब नहीं दिया, जैसा आप उस व्यक्ति से उम्मीद करेंगे जो इस तनावपूर्ण समय में शामिल हो और बड़े फैसले ले रहा हो, पर उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए। आइए वो सुनते हैं। आपने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातें की। मैंने कहा जारी रखो, मैं उनसे रोज बात करता हूँ, वे अच्छे इंसान हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरी राय में उनके देश ने उनके साथ भारी अन्याय किया है, बहुत ही अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया है। क्या हमने उन्हें कोई संकेत दिया है कि आप उनकी ओर अधिक मदद करने की कोशिश कर सकते हैं जितनी आपने अब तक की है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है। अब तक यदि वे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसके साथ काफी अन्याय हुआ है। वह युद्धकालीन राष्ट्रपति हैं और उन्हें इस बकवास का सामना करना पड़ रहा है जो हास्यास्पद है। एक और बात, किसी ने ट्रंप से पूछा कि क्या वह हमला करने वाले हैं और उन्होंने इस तरह जवाब दिया। क्या आप मानते हैं कि अमेरिका ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला करने के करीब पहुंच रहा है? इस बारे में आपका क्या विचार है? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। आप वाकई सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा? क्या आप ईरानी परमाणु घटक पर हमला करेंगे? और ठीक किस समय सर, क्या आप उस पर हमला करेंगे? क्या आप कृपया हमें बता सकते हैं ताकि हम वहां रहकर देख सकें? मेरा मतलब है, आपको पता भी नहीं है कि मैं ऐसा करने भी वाला हूं या नहीं। आपको नहीं पता, मैं कर सकता हूं, मैं नहीं भी कर सकता हूं। किसी को नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूं। ईरान को कई परेशानियां हैं और वे बातचीत करना चाहते हैं। मैंने कहा कि आपने पहले ही मुझसे बात क्यों नहीं की, इस मौत और तबाही से पहले। मैंने लोगों से कहा, आपने मुझसे बातचीत क्यों नहीं की? आपने 2 हफ्ते पहले मुझसे बातचीत क्यों नहीं की? आप ठीक कर सकते थे, आपके पास एक देश होता। ये देखना बहुत दुखद है और अभूतपूर्व है। सभी को उम्मीद थी कि इसका उल्टा होगा। मुझे ऐसा नहीं लगा। मैं उन्हें बेच रहा था और आखिरी मिनट में आपको कुछ करना होगा, बातचीत करनी होगी। उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। 60 दिन बाद फिर आया 61 एक मशहूर नंबर बनने वाला है। वो एक जबरदस्त हिट था। वो पहली हिट, वो सच में जबरदस्त थी। सच कहूं तो वो टिकाऊ नहीं थी। वहीं पर सब खत्म हो गया। हाँ, पहली रात को ही सब खत्म हो गया। क्या बहुत देर हो गई है? क्या तुम्हें लगता है अब बहुत देर हो गई है? सच कहूं तो कभी भी कुछ देर नहीं होता, बस पॉवेल देर से हुई है। पॉवेल बहुत देर कर चुका है, बहुत देर हो गई पॉवेल। क्या ईरानियों ने आपसे संपर्क किया है मिस्टर प्रेसिडेंट? क्या ईरानियों ने आपसे संपर्क किया है? हाँ। और आपने क्या कहा? मैंने कहा कि बहुत देर हो गई है। मैंने कहा कि बात करने के लिए बहुत देर हो गई है। हम शायद, मुझे नहीं पता, पिछले 1 हफ्ते में काफी बदलाव आया है ना? बहुत बड़ा फर्क। हमारे पास अतिरिक्त जानकारी है कि उन्होंने पहला हमला कैसे किया था। ईरान पूरे 1 दिन तक जवाब नहीं दे पाया था, अगर आपको याद हो। इजराइल ने 1 दिन भर ईरानी कमांडरों, परमाणु वैज्ञानिकों और एयर डिफेंस को निशाना बनाया, लेकिन ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इजराइल पर कोई मिसाइल नहीं आई। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी योजना IDF ने पहले से बनाई थी। हम इस विषय पर जल्द ही चर्चा करेंगे। इस सब का दूसरा भाग निश्चित रूप से एक अन्य चल रहा युद्ध है, और वो है पुतिन का यूक्रेन पर बिना मतलब का हमला। तो बताइए क्या हुआ?
रूसी लोग अब जाग रहे हैं क्योंकि वे सोच रहे हैं कि इजराइल इतने कम समय में इतना कुछ कैसे कर सकता है, जबकि रूस इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत सेना यूक्रेन में कुछ खास हासिल नहीं कर पाई। 2022 में रूस ने जब हमला शुरू किया था, तब की तुलना में अब वो जमीन खो रहा है। ईरान को और सहयोगियों की जरूरत है, पर वे ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे। इयान एंडरसन एक अमेरिकी नागरिक हैं जिन्हें बाइकिंग का शौक है और उन्होंने कई महाद्वीपों में बाइकिंग की है। वह इस समय एक रोचक यात्रा पर थे। वह पुर्तगाल से जापान तक बाइकिंग कर रहे थे, लेकिन ऑपरेशन राइजिंग लायन के कारण वह तेहरान में अटक गए ताकि दूसरे देश का वीजा ले सकें। लेकिन ईरान में प्रवेश करते ही उसी रात लॉकडाउन लग गया। हम अब तेहरान नहीं जा रहे हैं क्योंकि हालात काफी खतरनाक हैं। शहर के अंदर और बाहर पुलिस की नाकाबंदी हो सकती है। अगर मैं यहाँ थोड़ी देर टहलूंगा तो सच में गिरफ्तार हो सकता हूँ। परिस्थिति गंभीर है। सभी सीमाएं बंद हैं, उड़ानें रद्द हैं। इराक सीमा खुलने की अफवाह है, वही मेरी उम्मीद है। ईरानी अब देख रहे हैं। अमेरिका को अब इजराइल से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। लोग अमेरिका को दुश्मन के रूप में देख रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ खतरे में हूँ। मेरी राय में अब यहाँ साइकिल चलाना सुरक्षित नहीं है। अब सिर्फ बच निकलने और जिंदा रहने का सवाल है। कल रात सोने से पहले मैंने बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज देखे। आप सभी की शुभकामनाओं और हौसले के लिए धन्यवाद। मैं अभी जवाब नहीं दे सकता क्योंकि सोशल मीडिया बंद है, लेकिन मैंने बहुत कुछ पढ़ा और सराहना करता हूँ। खैर, मेरे पास कुछ अच्छी खबर है। अमेरिकी दूतावास और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल या अमेरिकी अधिकारी अजरबैजान के साथ समन्वय करने में सक्षम रहे, जिससे वह अजरबैजान के लिए आपातकालीन वीजा प्राप्त कर सका। वह सड़क मार्ग से अजरबैजान यात्रा कर पाया और अब सुरक्षित है। कोई समस्या नहीं, वह पूरी तरह सुरक्षित है। निश्चित रूप से यह बहुत ही खराब समय था, खासकर अगर इजराइल के पास कोई बैकअप योजना न हो। इजराइल शालडाक नामक एक विशेष बल तैनात करने जा रहा है, जो उनकी सील टीम 6 के समान है। पिछले साल उन्होंने एक साहसिक ऑपरेशन किया था, जिसमें वे जमीन के करीब उड़ते हुए सीरिया में घुसे थे, जब असद सत्ता में थे या शायद उनके गिरने के बाद। वे एक प्रोडक्शन साइट तक पहुंचे जो हिजबुल्ला, हमास और हूथियों के लिए मिसाइलें बनाती थी। उन्होंने रात में वहां पहुंचकर 60 सुरक्षा गार्डों को मार डाला। उन्होंने आवश्यक जानकारी लेकर पूरी फैक्ट्री को विस्फोट से उड़ा दिया और लौट गए। वैसे ये एक भूमिगत सुविधा भी थी, तो निश्चित रूप से यह बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा था जो उन्होंने असल जिंदगी में किया। यह इजरायली स्टील टीम 6 है। मेरी तुलना में इजराइल का कहना है कि वही टीम ईरान जाकर वहां की परमाणु सुविधाओं को नष्ट कर सकती है। हालांकि यह सिर्फ एक योजना है। इजराइल की योजना का परिणाम अनिश्चित है, लेकिन उनके पास एक बैकअप प्लान है। मैं हमेशा इजराइल द्वारा अपने पहले ऑपरेशन के बारे में बात करता आया हूं और अब आपको इसकी याद दिलाना चाहता हूं। इजराइल ने 13 जून को अपना ऑपरेशन शुरू किया था। ईरान ने 24 घंटे बाद तक मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई नहीं की थी। इसके पीछे एक वजह है। यहूदी क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के अनुसार मोसाद ने एक भ्रामक सूचना अभियान में ईरानी संचार चैनलों का इस्तेमाल किया। इसका लक्ष्य ईरान की वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों को एक ही स्थान पर बुलाना था, जहां उन्हें एक महत्वपूर्ण बैठक का आभास दिया गया था। इजराइल ने क्या किया? उसने वायुसेना के वरिष्ठ स्टाफ के 20 सदस्यों के लिए तेहरान के एक विशेष बंकर में एक फर्जी फोन कॉल की व्यवस्था की और सभी वहां पहुंच गए। यही वजह थी कि वे पहले 24 घंटे में कुछ नहीं कर सके, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण फैसले ले रहा था या जिन्हें महत्वपूर्ण फैसले लेने थे, वे सभी इस महत्वपूर्ण बैठक में पहुंच गए थे और इजराइल ने एक सटीक हमला करके उन सभी को निशाना बनाया। इसका मतलब था कि कोई भी आदेश देने वाला नहीं बचा था कि पहले 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की जाए, जैसा कि ईरान ने पहले धमकी दी थी। उनके पास एक योजना थी कि अगर इजराइल उनके परमाणु ठिकानों पर कुछ करता तो वे इजरायली शहरों पर 1000 मिसाइलें दागेंगे। वो एक नरसंहार होता, क्योंकि इजरायली वायु रक्षा प्रणाली बहुत अच्छी है, लेकिन कोई भी 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों को नहीं रोक सकता। इंटरसेप्टर्स की सीमित संख्या के कारण आपको चुनना पड़ता है कि किसे गिराना है। ये इजराइल का बैकअप प्लान था, पर वो इसमें शामिल सभी को गिराने में कामयाब रहा। मोसाद ने ईरानी चैनलों के जरिए फर्जी संचार से मीटिंग बुलाई, जिससे सीनियर लीडरशिप फंस गई।
इसीलिए उन्होंने बंकर को निशाना बनाया और 24 घंटे तक किसी ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। खोमैनी तो पूछ रहे थे, असल में वो मानसिक अवसाद में थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये लोग कैसे आ सकते हैं, ये हमारे मिसाइल्स को कैसे नष्ट कर सकते हैं, हमारे लॉन्चर्स को कैसे तबाह कर सकते हैं और उन सभी को कैसे खत्म कर सकते हैं जो जवाबी कार्रवाई का फैसला लेने वाले थे। ईरान ये सोच रहा था कि वो मध्य पूर्व की एक महाशक्ति कैसे बन सकता है। वो चीन के लिए सऊदी अरब जैसा बनने की कोशिश कर रहा है। ईरान और सऊदी अरब के बीच एक शीत युद्ध चल रहा था। ईरान मुस्लिम दुनिया का नेता बनना चाहता था, इसलिए उन्होंने हमास, हिजबुल्लाह, सीरिया, हौथी में $100 मिलियन निवेश किए। उनके पास डराने की शक्ति सुनिश्चित करने और सब कुछ नष्ट करने के लिए $100 अरब बर्बाद हुए। ईरानी नागरिक परेशान थे। इजराइल के साथ युद्ध की योजना थी, लेकिन तैयारी कभी नहीं हुई। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ईरानी सहयोगी पीछे हट गए हैं। हिजबुल्लाह ने कहा कि वे लड़ना नहीं चाहते। हूथी, रूस का कहना है कि ईरान ने मदद नहीं मांगी है, लेकिन वे अभी भी वहां हैं। मुझे इस पर संदेह है। रूस ने वास्तव में कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया है। रूस बहुत व्यस्त है। रूस का दावा है कि सीरिया ने कभी मदद नहीं मांगी, परंतु जब असद का साम्राज्य ढह रहा था, उसे स्पष्ट रूप से रूस की सहायता की आवश्यकता थी। रूस का यह कहना कि कोई मदद नहीं मांगी जा रही है, वह सच नहीं है। असलियत यह है कि रूस मदद करने में असमर्थ है, क्योंकि वह यूक्रेन में उलझा हुआ है। चीन ईरान की सहायता कर रहा है। 3 संदिग्ध मालवाहक विमानों ने ईरान सीमा के पास अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया। इससे अनुमान है कि वे ईरान में उतरे होंगे। चीन इसे छुपाने की कोशिश क्यों कर रहा है, इस पर यह रिपोर्ट है। डेली टेलीग्राफ के मुताबिक इजराइल के ईरान पर हमले के बाद शुरुआती 3 दिनों में चीन से 3 बोइंग 747 मालवाहक विमान ईरान के लिए उड़ान भरी। डेटा से पता चला कि हर उड़ान में विमान उत्तरी चीन के साथ पश्चिम की ओर उड़ान भरता था, फिर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होते हुए ईरान के करीब पहुंचते ही रडार से गायब हो जाता था। उड़ान योजनाओं में अंतिम गंतव्य लक्जमबर्ग दिखाया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि विमान कभी भी यूरोप या यूरोपीय आकाश के पास नहीं गया, जिससे रहस्य और बढ़ गया। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रकार के विमान आमतौर पर भारी हथियारों की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीनवे पहले ट्रंप प्रशासन में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर थे और अब हेरिटेज में हैं। वो हमसे जुड़ रहे हैं। रॉबर्ट, लोग मानते हैं कि चीन शांत रहने के कारण कोई भूमिका नहीं निभा रहा या निभा ही नहीं सकता, लेकिन वे यहां क्या कर सकते हैं? मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले हमें इस रिश्ते की प्रकृति याद रखनी चाहिए। चीन का 43% तेल और गैस मध्य पूर्व से आता है, जिसमें ईरान एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। वह प्रतिबंधित तेल बाजार मूल्य से कम पर खरीदता है, जो चीन की अर्थव्यवस्था और सैन्य महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देता है। यही मुख्य संबंध है। वे वर्तमान संघर्ष और ईरान की सहायता के बारे में बेहद शांत रहे हैं। बंदर अब्बास बंदरगाह पर लगी बड़ी आग चीनी ठोस प्रणोदक के कारण हुई, जो मिसाइलों के लिए था। 1 महीने पहले फटने से भारी नुकसान हुआ। मुझे लगता है कि ऐसा देखना असंभव है। इन परिस्थितियों में चीन द्वारा ईरान को हथियारों की आपूर्ति देखना असंभव है। इस संघर्ष को देखते हुए ये अधिक संभावना है कि ईरान सामग्री, कर्मियों या शासन की कीमती चीजों को सुरक्षित स्थान पर भेज रहा हो। मुझे लगता है कि चीन मौजूदा स्थिति के जोखिमों को इसी हद तक स्वीकारने को तैयार है।